वही दोस्तों देखते हैं जयपुर फ्रेस्को। अजंता फ्रेस्को चल रहा था, उसी में सब कुछ है। तो राजस्थानी या जयपुर कहिए शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर दोस्तों। तो राजस्थानी या जयपुर फ्रेस्को शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं कहाँ? गीली सतह पर। इसके बारे में पॉइंट देखिए। राजस्थानी जयपुर शैली को आरास या राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बूनो कहा जाता है। राजस्थानी जयपुर शैली को आरास कहो या फिर राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बूनो कहो, बात एक ही है। इस शैली में दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं। दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते हैं। इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखा आपने? यहाँ कह रहा है जयपुर, राजस्थानी जयपुर शैली को आरास या राजस्थानी जयपुर फ्रेस्को बूनो कहा जाता है। इस शैली में दीवार के गीले प्लास्टर पर ही पतले पतले क्या किए जाते हैं? रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के बाद पक्के हो जाते हैं। इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहते हैं, आर्द्र भित्ति चित्रण। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण या राजस्थानी कहिए या आरास कहिए या फिर आर्द्र भित्ति चित्रण कहिए, ये जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो वनस्थली। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, वनस्थली। जयपुरी फ्रेस्को कला चित्रण वर्तमान में वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। वनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय है। ठीक, किसकी शिक्षा के लिए दोस्तों? तो महिलाओं की शिक्षा के लिए वनस्थली। ठीक, आगे देखते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप या चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, अकीक पत्थर से घोटाई करके। ठीक, किससे? निहित दीप्ति रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप के लिए उन्हें अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता है। हालांकि जयपुरी फ्रेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स पर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें घोटाई की जरूरत नहीं होती। अगर आप मार्बल या टाइल्स पर बना रहे हैं तो घोटाई करने की जरूरत नहीं है। जयपुरी से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो डालूराम। जयपुर से जो अलवर आए थे उन भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो डालूराम। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर से डालूराम व शिव कुमार नामक चित्रकार अपनी कलाकृतियां लेकर अलवर आए। डालूराम को प्रताप सिंह ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वापस जयपुर लौट गए। तो डालूराम यहीं रुक जाते हैं और शिव कुमार वापस लौट जाते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों में तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो जयपुरी फ्रेस्को शैली पर। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो जयपुर फ्रेस्को शैली पर। आगे, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों में दो तकनीकी प्रयोग की जाती है। पहली फ्रेस्को बूनो, ठीक है, दूसरी फ्रेस्को सेको। तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्र में दो तकनीकी दोस्तों, यूरोपीय फ्रेस्को चित्र में कौन सी तकनीकी? दो तकनीकी। कौन कौन सी? फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी जयपुरी फ्रेस्को के समान है, क्योंकि दोनों ही तकनीकी में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते हैं, जिसको फ्रेस्को बूनो कहते हैं। आगे, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो अभी ऊपर पढ़ा हमने, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। ठीक है दोस्तों एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं रिवीजन के फॉर्म में कि क्या कैसे है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे। जैसे देखिए, अजंता, वो टिक लगाया मैंने। अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? तो 547 है, याद रहे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता
कि किस गुफा में चित्रित किया गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए 17वीं गुफा में। ठीक, अजंता की गुफा संख्या 17 का प्रसिद्ध चित्र माता पुत्र। ठीक, अजंता की किस गुफा में मरणोत्सन्न राजकुमारी, तो 16 में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्र है, तो 17 में। अजंता की किस गुफा में मरणोत्सन्न राजकुमारी है, तो 16 में। ठीक, यहाँ देखिए गुफा संख्या जो 1 है। ठीक, यानी गुफा संख्या 1। ठीक है दोस्तों, इसका आपका दूसरा हो जाएगा पद्मपाड़ी बोधिसत्व। ठीक, गुफा संख्या जो 2 है दोस्तों, उसका आपका चौथा हो जाएगा सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। गुफा संख्या 17 जो है वो माता पुत्र है दोस्तों। ठीक, और गुफा संख्या 10 जो है वो पद्मपाड़ी बोधिसत्व है। भिक्षुक बुद्ध गुफा संख्या 17 में, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा, ठीक, 17वीं में है। छद्दंत जातक गुफा संख्या 10 में है। छद्दंत दंत 10, ठीक है, दंत से 10 समझिएगा। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं, कहीं कहीं 30 भी मिलती है दोस्तों। अगर 29 30 दोनों दिया है तो आप 30 को टिक करोगे। ठीक, अगर सिर्फ 29 दिया है तो 29 को, या 30 दिया है तो 30 को। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 30। अजंता में कुल कितनी संख्या है, देखो 30। यहाँ 29 भी दिया है तो हम 30 को टिक करेंगे। ठीक, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणी गुफा संख्या 1 में। छद्दंत जातक 10 में। ठीक, आगे बोधिसत्व पद्मपाड़ी गुफा संख्या 1 में। आगे अजंता गुफा बोधिसत्व पद्मपाड़ी 1 में। बोधिसत्व पद्मपाड़ी 1 में। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाड़ी और लोकतेश्वर गुफा संख्या 1 में। ठीक है, यहाँ पर कौन सी गुफाएं हैं जो आज भी जिनमें चित्र मिलते हैं, आज भी चित्र मिलते हैं, तो 1 2 9 10 16 17 6। ठीक, आगे देख लेते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग पहली में। ठीक, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, 2 प्रकार की। अजंता 2 प्रकार की, एक गुफा अभ्यारण्य है और एक विहार है मठों के रूप में। आगे 1847 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियाँ रॉबर्ट गिल ने 1847 में प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई, तो वाकाटक। अच्छा, ये प्रसिद्ध कब हुई, मतलब अच्छा वर्क कब हुआ। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है, तो गुप्त काल में। अच्छा, अब आपको याद रहेगा, ये गुप्त काल में है अजंता का श्रेष्ठ। और वाकाटक का देखिए, वाकाटक का कह रहा है अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई, तो वाकाटक। ठीक, आगे अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है, तो गुफा संख्या 2 में। आगे अजंता में राजकीय शोभा यात्रा का चित्र किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 1 में। अप्सरा गुफा संख्या 17। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में है, तो 16वीं में। मुझे लगता है कि हो गया सारा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा आप लोग,